इब्राहिम रईसी का जन्म 1960 में ईरान के एक शहर मशहद में हुआ था। एक धार्मिक परिवार में पले बढ़े रईसी बचपन से ही इस्लामिक शिक्षाओं से रूबरू थे। उन्होंने ईरानी क्रांति से पहले के अशांत वर्षों को देखा। इन शुरुआती अनुभवों ने उनके विश्व दृष्टिकोण को गहराई से प्रभावित किया। रईसी की शिक्षा मशहद में ही शुरू हुई। उन्होंने एक पारंपरिक इस्लामिक स्कूल या मकतब में पढ़ाई की। बाद में उन्होंने ईरान में शिया धार्मिक शिक्षा के केंद्र कोम में धार्मिक शिक्षा हासिल की। कोम दुनिया भर के शिया छात्रों और विद्वानों को आकर्षित करता है, जो इसे एक जीवंत और बौद्धिक रूप से उत्तेजक माहौल देता है। रईसी का कोम में समय ईरानी क्रांति के साथ मेल खाता था। वह अय्यातुल्लाह खुमैनी के प्रबल समर्थक बन गए। क्रांति के बाद रईसी ने अपनी धार्मिक पढ़ाई जारी रखी और नवगठित इस्लामिक गणराज्य के संस्थानों में शामिल हो गए। इब्राहिम रईसी ने पादरियों के भीतर अपना करियर बनाने का फैसला किया। वह इस्लामिक गणराज्य की न्यायाधिक प्रणाली के पदों पर चढ़ते गए। कौम में उनकी शिक्षा ने उन्हें इस्लामिक न्याय शास्त्र में एक मजबूत नींव प्रदान की थी। यह ज्ञान उनकी कानूनी और न्यायाधिक भूमिकाओं में अमूल्य साबित हुआ। उन्होंने इस्लामी कानून की अपनी सख्त व्याख्या के लिए जल्दी ही ख्याति प्राप्त कर ली। रईसी के शुरुआती करियर अभियोजक के कार्यालय में उनकी भागीदारी से चिन्हित थे। उन्होंने करज और हमदान सहित कई शहरों में अभियोजक के रूप में कार्य किया। 1985 में रईसी को तेहरान का डिप्टी प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया गया था। यह एक महत्वपूर्ण पदोन्नति थी। राजधानी होने के नाते तेहरान ने सबसे हाई प्रोफाइल और राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों को निपटाया। विवादों के बावजूद रईसी ईरानी व्यवस्था के भीतर अपना उदय जारी रखा। इब्राहिम रईसी का न्यायपालिका में करियर कई दशकों तक फैला रहा। उन्होंने तेहरान के प्रोसिक्यूटर जनरल और जनरल इंस्पेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख सहित महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। उनका कार्यकाल इस्लामी कानून की एक सख्त व्याख्या और भ्रष्टाचार से निपटने पर ध्यान केंद्रित करने से चिन्हित था। 1988 में तेहरान में डिप्टी प्रोसिक्यूटर के रूप में कार्य करते हुए रईसी ने हजारों राजनीतिक कैदियों को सामूहिक रूप से फांसी देने में एक विवादास्पद भूमिका निभाई। 1988 की फांसी को लेकर विवादों के बावजूद रईसी न्यायपालिका में आगे बढ़ते रहे। उन्होंने 1979 से 1914 तक तेहरान के प्रोसिक्यूटर जनरल के रूप में कार्य किया। 2004 में उन्हें जनरल इंस्पेक्शन ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख नियुक्त किया गया था। इस्लामी कानून की रईसी की कड़ी व्याख्या और भ्रष्टाचार से निपटने पर उनका ध्यान बाद में राष्ट्रपति के रूप में उनकी नीतियों को प्रभावित करेगा। हालांकि 1988 की फांसी उनके रिकॉर्ड पर एक काला धब्बा बनी हुई है। ईरान में राजनीतिक कैदियों की 1988 की फांसी देश के इतिहास में एक काला अध्याय बनी हुई है। इन घटनाओं में इब्राहिम रईसी की भूमिका गहन जांच और विवाद का विषय है। मानवाधिकार समूह उन पर गैर न्यायिक हत्याओं में भाग लेने का आरोप लगाते हैं, एक ऐसा आरोप जिससे वह इनकार करते हैं। फांसी का निशाना मुख्य रूप से मुजाहिदीन खल्क MEK के सदस्य थे, जो एक विपक्षी समूह था। फांसी तेज और क्रूर थीं, जिन्हें अय्यातुल्लाह खुमैनी के आदेश पर अंजाम दिया गया था। कथित तौर पर कैदियों को फांसी की सजा सुनाए जाने से पहले दिखावटी मुकदमे दिए गए, जो अक्सर कुछ मिनटों तक ही चलते थे। फांसी दिए गए लोगों की सही संख्या अज्ञात बनी हुई है। अनुमान के मुताबिक यह संख्या कई हजार से लेकर दसियों हजार तक है। ईरानी सरकार ने आधिकारिक तौर पर कभी भी फांसी की न तो स्वीकार किया है और न ही क्या हुआ इसका पूरा विवरण प्रदान किया है। पीड़ितों के परिवार अभी भी न्याय और जवाब मांग रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने घटनाओं की स्वतंत्र जांच की मांग की है। रईसी अपनी बेगुनाही बरकरार रखते हैं। उनका दावा है कि वह आदेशों का पालन कर रहे थे। 1988 की फांसी को लेकर विवाद रईसी की विरासत पर एक साया बना हुआ है। न्यायपालिका में वर्षों के बाद इब्राहिम रईसी ने ईरानी राजनीति में अधिक प्रमुख भूमिका में परिवर्तन किया। उनका उदय तेज और रणनीतिक था, जो प्रमुख नियुक्तियों और बढ़ती सार्वजनिक प्रोफाइल द्वारा चिह्नित था। 2016 में सर्वोच्च नेता अय्यातुल्लाह खामेनेई ने रईसी को अस्तान कुद्स रजवी का संरक्षक नियुक्त किया, जो एक शक्तिशाली धर्मार्थ फाउंडेशन है। इस पद ने रईसी को महत्वपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव दिया। उन्होंने नींव की विशाल संपत्ति और संसाधनों का निरीक्षण किया, जिससे ईरानी प्रतिष्ठान के भीतर उनकी स्थिति और मजबूत हुई। अस्तान कुद्स रजवी में रईसी की नियुक्ति ने रूढ़िवादी खेमे के भीतर उनके बढ़ते प्रभाव का संकेत दिया।
वह अयातुल्ला खामेनेई के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में उभरे। जैसे जैसे उनका राजनीतिक सितारा चमकता गया, रईसी ने सार्वजनिक जीवन में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी शुरू कर दी। रूढ़िवादियों के बीच उनकी बढ़ती लोकप्रियता ने राष्ट्रपति पद की राजनीति में उनके प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया। 2017 के ईरानी राष्ट्रपति चुनाव में इब्राहिम रईसी एक दुर्जेय दावेदार के रूप में उभरे। वह मौजूदा राष्ट्रपति हसन रूहानी को चुनौती देते हुए रूढ़िवादी खेमे के पी प्रेफर्ड उम्मीदवार के रूप में दौड़े। रईसी के चुनाव प्रचार ने आर्थिक न्याय, भ्रष्टाचार से लड़ने और इस्लामिक क्रांति के सिद्धांतों का पालन करने पर ध्यान केंद्रित किया। अपने मजबूत प्रदर्शन के बावजूद रईसी अंततः रूहानी से चुनाव हार गए। रूहानी ने 55% से अधिक वोट हासिल कर दूसरा कार्यकाल हासिल किया। हालांकि रईसी चुनाव हार गए, लेकिन उनके मजबूत प्रदर्शन ने ईरानी समाज के भीतर रूढ़िवादी मूल्यों की स्थायी अपील का प्रदर्शन किया। उन्होंने उन लोगों का महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त किया जिन्हें लगता था कि रूहानी की सरकार ने उनकी आर्थिक चिंताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त काम नहीं किया है। रईसी की हार ने रूढ़िवादी खेमे के भीतर उनके कद को कम नहीं किया। वह एक शक्तिशाली व्यक्ति बने रहे, राष्ट्रपति पद के लिए एक और दौड़ के लिए अच्छी स्थिति में। 2021 में इब्राहिम रईसी ने अपनी एक लंबे समय से चली आ रही महत्वाकांक्षा को प्राप्त किया। उन्हें ईरान का राष्ट्रपति चुना गया। उनकी जीत कम मतदान और कई प्रमुख प्रतिद्वंद्वियों को अयोग्य घोषित किए जाने वाले चुनाव में हुई। रईसी के राष्ट्रपति पद ने ईरान के लिए एक नए युग का सूत्रपात किया, जो रूढ़िवादी सिद्धांतों पर वापसी और पश्चिम के खिलाफ सख्त रुख से चिह्नित था। घरेलू मुद्दों, खासकर अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने मुद्रास्फीति से निपटने, रोजगार पैदा करने और आम ईरानियों के जीवन स्तर में सुधार करने का वादा किया है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रईसी ने अपने पूर्ववर्ती की तुलना में अधिक टकराव वाला दृष्टिकोण अपनाया है। उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर पश्चिम के साथ बातचीत में शामिल होने से पहले सभी प्रतिबंध हटाने की मांग की है। उनका राष्ट्रपति पद ईरान के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि उनके रूढ़िवादी विश्व दृष्टिकोण शासन के लिए कम व्यावहारिक और अधिक वैचारिक दृष्टिकोण का सुझाव देते हैं। इब्राहिम रईसी का राष्ट्रपति कार्यकाल घरेलू चुनौतियों, खासकर अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करने से चिह्नित रहा है। उन्हें प्रतिबंधों और कुप्रबंधन के वर्षों से पस्त अर्थव्यवस्था विरासत में मिली। मुद्रास्फीति बड़े पैमाने पर है, बेरोजगारी ऊंची बनी हुई है और ईरानी रियाल का मूल्य गिर गया है। उनकी प्रमुख आर्थिक नीतियों में से एक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और विदेशी आयात पर ईरान की निर्भरता को कम करना रहा है। उन्होंने घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित किया है और क्षेत्रीय भागीदारों के साथ संबंधों को मजबूत करने की मांग की है। हालांकि प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संलग्न होने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने की ईरान की क्षमता को बाधित करते रहते हैं। रईसी ने भ्रष्टाचार से निपटने का भी संकल्प लिया है, जो ईरान में एक स्थायी समस्या है। उन्होंने सरकारी अधिकारियों और व्यापारियों द्वारा कथित वित्तीय अनियमितता की जांच शुरू की है। ईरानी लोग एक कठिन आर्थिक स्थिति का सामना कर रहे हैं और कई लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इब्राहिम रईसी की विदेश नीति को उनके पूर्ववर्ती की तुलना में अधिक मुखर और टकराव वाले दृष्टिकोण की विशेषता रही है। उन्होंने पश्चिम के साथ बातचीत पर एक सख्त रुख अपनाया है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत में शामिल होने से पहले सभी प्रतिबंधों को हटाने की मांग की है। इस रुख के कारण बातचीत में गतिरोध आ गया है, जिससे नए सिरे से तनाव की आशंका पैदा हो गई है। रईसी ने उन देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने की भी मांग की है जो पश्चिम के साथ मतभेद रखते हैं, जैसे कि रूस और चीन। वह इन संबंधों को पश्चिमी प्रभाव का मुकाबला करने और वैश्विक मंच पर ईरान के अलगाव को कम करने के तरीके के रूप में देखते हैं। रईसी की बयानबाजी ने ईरान के भीतर कट्टरपंथियों के साथ प्रतिस्पर्धा की है, जो पश्चिम को गहरे संदेह की दृष्टि से देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय रईसी की विदेश नीति की चाल पर करीब से नजर रखे हुए है। इब्राहिम रईसी का राष्ट्रपति कार्यकाल अभी भी सामने आ रहा है, लेकिन उनके कार्यकाल का ईरानी राजनीति और समाज पर पहले ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ चुका है। 2021 के चुनाव में उनकी जीत ने कट्टरपंथियों द्वारा सत्ता के एकीकरण और उनके पूर्ववर्ती के उदारवादी दृष्टिकोण से हटकर एक बदलाव को चिह्नित किया। घरेलू तौर पर रईसी का राष्ट्रपति कार्यकाल
रूढ़िवादी सामाजिक मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करने और असंतोष पर कार्रवाई द्वारा विशेषता है। उनकी सरकार ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों को कड़ा कर दिया है और सेंसरशिप में वृद्धि की है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रईसी का राष्ट्रपति कार्यकाल पश्चिम के साथ बढ़ते तनाव से चिह्नित रहा है। परमाणु वार्ता पर उनके सख्त रुख और रूस और चीन के साथ उनके घनिष्ठ संबंधों ने ईरान की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं के बारे में चिंताओं को बढ़ावा दिया है। रईसी की विरासत ईरान के सामने आने वाली असंख्य चुनौतियों का समाधान करने की उनकी क्षमता से आकार लेगी। देश एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है जो प्रतिबंधों और कोविड-19 महामारी से और बढ़ गया है। ईरानी लोग बदलाव के लिए तेजी से अधीर होते जा रहे हैं और रईसी के अपने वादों को पूरा करने की क्षमता उनकी अंतिम विरासत का निर्धारण करेगी।